हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। माई सेल्फ ललिता, कॉलेज स्टूडेंट ऑफ लास्ट ईयर एंड यूपीएससी एस्पिरेंट। तो आज का मेरा मेन टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी विदाउट कोचिंग। हम बिना कोचिंग के यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं, तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज दिस इज़ माई न्यू चैनल। तो चलिए करते हैं शुरू। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या कहीं आप कॉलेज स्टूडेंट नहीं हैं, आपका कॉलेज ख़त्म हो चुका है, या आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो सबके लिए है। तो मेन पॉइंट ये है कि बिना कोचिंग के हम यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी क्या कर सकते हैं, क्या घर से कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा यस, हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद इसकी तैयारी घर से ही कर रही हूँ बिना कोचिंग के। देखिए, सबके पास कोचिंग एफर्ट करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, लेकिन जो सपना होता है वो आपको खुद ही पूरा करना होगा, चाहे आप कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो। आप अपने सपने को पूरा करने के लिए एक एक कदम रोज़ बढ़ाइए, और अगर बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो आपका सपना पूरा होगा ही नहीं। और अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, या कहीं सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या कोचिंग करना सही है, या कोचिंग करने के बाद ही हम यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, कि बिना कोचिंग के भी हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आप कोचिंग भी कर सकते हैं, आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। बहुत से आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे ऑनलाइन जो बिना कोचिंग के भी यूपीएससी एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल दिव्या तंवर मैम, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के ही क्लियर की थी। जब वो कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो यही एक मेन पॉइंट हो जाता है मेरी मोटिवेशन का, कि जब कोई दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर ऐसा कोई काम जिसको कोई नहीं कर पा रहे हैं तो आप, हो सकता है कि आप भी ना कर पाएँ, लेकिन जब लाखों लोग कर रहे हैं तो आप भी उस काम को कर सकते हैं बिना कोचिंग की। तो मेरा आज का मेन पॉइंट यही है, साथ ही साथ मोटिवेशन भी मिलेगा आपको। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो शुरुआत कैसे करें? सबसे बड़ा प्रॉब्लम, या कहीं सबसे बड़ी मुश्किल, या सबसे बड़ा सवाल होता है एक बिगनर स्टूडेंट के लिए, जो कि इस यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि हमें भी करना चाहिए यूपीएससी। लोग कर रहे हैं, इससे बहुत कुछ मिलता है। देखिए, मिलने को तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताऊं? लोग सोचते ही नहीं हैं कि हम इस काम को कर सकते हैं, या उनके पास इतना बड़ा माइंडसेट नहीं होता है कि वो सोचें कि हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, यूपीएससी नाम मात्र का सिर्फ छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, इंडिया का बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, जो कि थर्ड बिग एग्ज़ाम में आता है वर्ल्ड लेवल में। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है आप अपना माइंड सेट बनाइए, ये सोचने से पहले कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोचिंग करें या ना करें, ये तो बात की बात है। पहले आप ये सोचिए कि मैं इस लायक हूँ, मैं अपने आप को इस लायक मानती हूँ और मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ। आप ये सोचिए और इस एग्ज़ाम को देने का विचार बनाइए। जब तक आप अपने आप में ये नहीं सोचेंगे, ये भरोसा ही नहीं करेंगे कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, तो दुनिया वाले आपके ऊपर भरोसा करें तो भी आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप खुद अपने आप में विश्वास रख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि चाहे जितना भी समय लगे, जितने भी मुश्किलें आए, जितने भी संघर्ष करना पड़े, जितना जो कुछ भी करना पड़े, मैं सबको सहन कर लूँगा और इस एग्ज़ाम को क्लियर करके ही रहूँगा, तो ही आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। नहीं तो आपकी तैयारी करने का क्या ही मतलब रह जाएगा। जब आपको बीच मझधार में अगर छोड़ के जाना ही है जंगे मैदान, तो आप शुरू ही मत कीजिए जंग। इससे अच्छा है आप शुरू भी मत कीजिए, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने ऊपर एक विश्वास बनाइए, अपने आप में विश्वास बनाइए, भरोसा दिलाइए अपने आप को कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद ही आप इस एग्ज़ाम के अगले सीढ़ी या अगले पड़ाव की ओर बढ़िए। तो अगर जब आपके पास माइंड सेट एक बन जाता है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, तो उसके बाद दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, आप यूपीएससी के बारे में आर&डी कीजिए, रिसर्च कीजिए कि ये एग्ज़ाम होता क्या है, यूपीएससी सीएससी का मतलब क्या होता है, इसको कौन कौन दे सकते हैं, इसको देने की आयु सीमा कितनी है, कितने साल तक दे सकते हैं, इसमें कैटेगरी बहुत ही बढ़िया रोल निभाता है आपका,
क्या कहें, कैटेगरी का बहुत बड़ा डिमांड है इसमें, या बहुत बड़ा असर पड़ता है कैटेगरी का। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इस पर रिसर्च कीजिए, आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से यूपीएससी कौन कौन सी सुविधा आपको दे रहा है, या कितने आपको आरक्षण मिले हैं, इन सब के ऊपर भी आप रिसर्च कीजिए। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो आप पैटर्न पर सर्च कीजिए, यूपीएससी पैटर्न सर्च कीजिए। पैटर्न जब सर्च हो जाएगा तो आप सिलेबस सर्च कीजिए। सिलेबस जब सर्च हो जाएगा तो आप बुक लिस्ट के ऊपर सर्च कीजिए। जब बुक लिस्ट ख़त्म हो जाएगा तो आपको करना है एनसीईआरटी पे फोकस, एनसीईआरटी खरीदना है। ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और अगले दिन बुक खरीद ले आए, ऐसा नहीं करना है आपको। इसके बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगभग 1 महीना लग जाएगा R&D करने में। हाँ, 1 महीना लग जाएगा। आपको लग सकता है कि 1 महीना बहुत टाइम है, लेकिन 1 महीना भी कम पड़ जाएगा रिसर्च करने में, क्योंकि मुझे 1 महीना लगा था, आपको भी लग सकता है। हो सकता है अगर आप डेली कुछ ना कुछ रिसर्च करेंगे तो आपको कम समय लगे, लेकिन मुझे 1 महीना लगा था, क्योंकि मैं A to Z सब रिसर्च करके रखी हूँ, एक साथ ही रखी हूँ। आपको ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ के ऊपर आज रिसर्च किए, आज मान लीजिए पैटर्न के ऊपर रिसर्च किए, 15 दिन कुछ नहीं किया, उसके दूसरे दिन सिलेबस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको लगातार कुछ ना कुछ इसके बारे में सीखते रहना है, तभी आपका 1 महीने में कंप्लीट होगा, नहीं तो 1 महीने से ज़्यादा दिन भी लग सकता है। तो अगर चाहते हैं कि जल्दी से हो जाए रिसर्च तो 1 महीने में कर लीजिए, या अगर हर दिन कुछ ना कुछ करेंगे तो 1 महीने से कम भी समय लग सकता है। तो 1 महीना तो लगना ही लगना है, 1 महीना लगेगा ही लगेगा। सबको लगता है, आपको भी लगेगा, लेकिन कोचिंग वालों को नहीं लगता, क्योंकि उनको बना बनाया परोसा मिल जाता है, तो उनको इतना रिसर्च करना नहीं पड़ता। तो आप कोचिंग वालों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। आप विदाउट कोचिंग वाले हैं तो आपको खुद आपकी मेहनत करनी पड़ेगी, सबको आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। तो जब आपका हो जाएगा ये सब यूपीएससी के बारे में, पैटर्न, सिलेबस, बुक लिस्ट, उसके बाद आप एनसीईआरटी खरीदेंगी। एनसीईआरटी कौन सी खरीदने हैं, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, वो मैं डाल दी हूँ, आज ही डाली हूँ, कल डाली हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं। कौन सा एनसीईआरटी लें, न्यू लें, ओल्ड लें, कौन सा लें। आप चाहें तो न्यू भी ले सकते हैं, न्यू फैक्चुअल है। अगर ओल्ड लेंगे तो ओल्ड कॉन्सेप्ट वाला है। अगर आप न्यू लेते हैं तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, ओल्ड वाला बहुत महंगा आता है, लगभग 5-6 हज़ार रुपये लेता है ओल्ड वाला। तो अगर आप न्यू वाला लेना चाहते हैं तो न्यू ले सकते हैं फैक्ट के लिए, और अगर चाहें तो कॉन्सेप्ट आप मोबाइल से देखकर लिख सकते हैं। बात की जाए मेरी तो मैं न्यू वाला ली हूँ, और न्यू के साथ साथ मैं ओल्ड ऑनलाइन उसको मैनेज कर लेती हूँ, ऑनलाइन मैनेज कर लेती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। और बात की जाए एनसीईआरटी जब लेंगे आप तो उसको स्टार्ट भी तो करना होगा पढ़ाई। तो एनसीईआरटी जब आप ले लेंगे तो उसको पढ़ाई करने का एक सीक्वेंस होता है। तो जब आप एनसीईआरटी ले लेंगे तो पढ़ाई करने का एक तरीका है एनसीईआरटी का। आप सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, जियोग्राफी पढ़ेंगे, चाहे तो हिस्ट्री जियोग्राफी को दोनों को एक साथ कर सकते हैं स्टार्ट। उसके बाद मुझे प्यास लग रही है, पानी भी नहीं है मेरे पास, माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। तो हिस्ट्री जियोग्राफी जब हो जाएगा ख़त्म, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए पॉलिटी और इकोनॉमी। जब इकोनॉमी और पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। तो जब एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगा, और एनसीईआरटी ख़त्म कितने दिनों में करना है इसके ऊपर भी मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहें तो 4 महीने में ख़त्म कर सकते हैं, 6 महीने में भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के तो आप इसको 1 साल भी ले सकते हैं, जिसमें आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी 1 साल का समय ले सकते हैं। अगर फाइनल के हैं तो आप 6 से 7 महीने ले सकते हैं। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आप R&D कीजिए इसके ऊपर बहुत बेहतर तरीके से, और एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए। और कॉलेज स्टार्ट होने से पहले आप एनसीईआरटी को ख़त्म ना भी करें तो भी आपका इतना बड़ा लॉस नहीं होगा स्कूल स्टूडेंट वालों के लिए। और अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको एनसीईआरटी 4 महीने में ख़त्म करनी है, लगभग 4 से 5 महीने में ख़त्म कर लेनी है। तो एनसीईआरटी 6 to 12 आपको पढ़ना है। आप चाहें तो 6 to 12 ना पढ़ के डायरेक्ट 11 and 12 तक का भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए 6वीं से लेके 12वीं तक एनसीईआरटी में जो बताया है उसी को 6 to 12 जो दिया गया है एनसीईआरटी में, उसी को आपको एडवांस बुक में फिर से पढ़ना है, फिर से रिवाइज करना है उसी को। बस उसका थोड़ा सा तरीका और कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग अलग होगा। बात की जाए 6 to 10,
तो उसमें थोड़ा बेस क्लियर होगा आपका। और 11 एंड 12 थोड़ा एडवांस लेवल का है, जो कि एडवांस बुक, फॉर एग्जांपल एडवांस बुक, यूपीएससी के एडवांस बुक के जैसे ही होता है 11 एंड 12 का एनसीईआरटी। थोड़ा मिलता जुलता है दोनों, बस थोड़ा थोड़ा मिलता है, ज़्यादा भी नहीं मिलता। तो आप चाहें तो 6 to 10 भी कर सकते हैं और 10 to 12 भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी एनसीईआरटी ना करें। 11 to 12 भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अमूमन हर कोचिंग के जो बड़े बड़े टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि एनसीईआरटी आपका क्लियर होना चाहिए, एनसीईआरटी आपका सब कुछ तैयार होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन। तो आप एनसीईआरटी देख लीजिएगा अच्छे से। एनसीईआरटी को बिना पढ़े यूपीएससी एग्ज़ाम देना मतलब कि अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लेने जैसी बात है। तो आपको एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, चाहे आप 6 to 12 करें या 10 to 12 करें या 11 to 12 करें, लेकिन आपको करना ही करना है। तो एनसीईआरटी को आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो एनसीईआरटी जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप अगला स्टेप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आरएनडी तो एक साथ करेंगे सबको, लेकिन आपको सीढ़ी एक के ऊपर एक के ऊपर एक चलना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सीढ़ी नहीं चढ़े और बीच में सीधे कूदने की प्लानिंग बना रहे हैं आप। आपको समय लगेगा इसमें, देखिए समय हर चीज़ में लगता है, इसमें भी लगेगा। एक तो यूपीएससी पहाड़ जितना सिलेबस है, मैं बता दूं 21 सिलेबस, 21 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं इसमें आपको। देखिए हम कॉलेज और स्कूल में क्या पढ़ते थे, 6 या 5 सब्जेक्ट पढ़ते थे, और हमें क्या लगता था, मेरी सोच है ये, मुझे लगता था कि 5 सब्जेक्ट को एक साल कौन पढ़ता है। ऐसा मैं जब मैं 12th में थी तो ऐसा सोचती थी। तो देखिए 21 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं यूपीएससी के लिए, तो इसमें डिप्रेशन भी हो जाते हैं लोग, डिप्रेशन में चले भी जाते हैं। कई लोगों को तो क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके हिस्से में प्रॉब्लम नहीं आएगा, सबके हिस्से में आती है, आपके हिस्से में भी आएगा। तो इन सब से निपटने के लिए आप अपने आप को मजबूत कीजिए, उसके बाद आरएनडी कीजिए, उसके बाद एक एक स्टेप आगे बढ़ते चलिए। ऐसा नहीं है कि आप सारा खाना एक साथ खाना चाहते हैं, कुछ भी आप एक साथ करने की प्लानिंग मत कीजिए। सबको आपको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, आपको एक एक स्टेप ही बढ़ना है। पहले दिन आप आरएनडी करेंगे यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी आखिर होती क्या है, कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इसके बारे में मैं वीडियो डाल चुकी हूँ पहले से, तो आप वो वाला भी देख सकते हैं, मेरे लॉन्ग वीडियो में है वो, तो उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा। उसके बाद आपको पैटर्न के ऊपर सर्च करना है, सिलेबस, बुक लिस्ट, सब कुछ आपको करना है। और ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने के बाद तुरंत आरएनडी कर लिए, सब कर लिए और 100 किताब लेकर खरीद के रख दिए और बोल रहे हैं हम कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी। ऐसा नहीं करना है, आपको एक एक स्टेप चलना है, एक एक स्टेप चलना है। बहुत लंबी जर्नी है, मैं बता दूं पहले से। यूपीएससी मानो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाते हैं लोगों को, तो बहुत बड़ी जर्नी है। आपको अच्छे माइंडसेट के साथ इसको क्लियर करना है। अपने आप को समझाना पड़ेगा कि ये 2 दिन का काम नहीं है, इसके लिए आपको एक डेडिकेशन के साथ पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये था यूपीएससी के बारे में, विदाउट कोचिंग के साथ कैसे स्टार्ट करें। अगर आप चाहते हैं विदाउट कोचिंग के साथ स्टार्ट करना तो आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक ज़माना ऐसा था जब लोग, मोबाइल इतना ज़्यादा नहीं था, पहले भी नहीं था, ये तो 10 साल हो रहे हैं आया है स्मार्टफोन, 10-20 साल हो रहे हैं। इसके पहले भी लोग विदाउट कोचिंग के क्लियर कर चुके हैं, आप इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं। तो देखिए उस समय तो फ़ोन भी नहीं था और लोग बिना कोचिंग के किए हैं। तो आज तो आपके पास एक स्मार्टफोन है जिसमें आप जो चाहें वो मंगवा सकते हैं। उसी समय आपको 1 सेकंड के अंदर मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है कि आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं। और बहुत लोग होते हैं बच्चे जो कि ये सोचते हैं कि हम तो हिंदी मीडियम के हैं, सिलेक्शन तो इंग्लिश मीडियम वालों का होता है। ऐसा नहीं है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का सिलेक्शन होता है। बस एक फ़र्क ये है कि हिंदी मीडियम के बच्चे फॉर्म कम भरते हैं और ये दावा देते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों का ज़्यादा हो रहा है सिलेक्शन। ऐसा नहीं है, फॉर्म ही कम भरते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, तो सिलेक्शन कहाँ से ज़्यादा होगा। तो आपको कोई भी यूपीएससी के बारे में ऐसे नेगेटिव थॉट लेके नहीं चलना है। आप
पॉजिटिव थॉट लेके ही चलिए, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, 1% का भी नॉलेज मिला हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मेरा न्यू चैनल है, प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, ओके। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा चैनल में, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं तो मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो चाहते हैं कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगली वीडियो में कौन से टॉपिक पे बनाऊँ यूपीएससी से रिलेटेड, ये भी बता सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन हो तो बाय बाय। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड नाइट।